जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी का घटना चक्र, जिसमें आज का हम लोग का टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था। और इसमें आपको 2001 से लेकर के 2022 तक जितने भी भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न पूछे गए हैं, इस वीडियो में मैं आपको जो पूरे कंप्लीट कराऊंगा। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। यदि आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम है तो इसको रिविज़न के तौर पर आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको जो 2 से 3 दिन में इसका जो सारा टॉपिक है मैं आपको कंप्लीट करा दूँगा, ताकि आप लोग जो अपने एग्ज़ाम से पहले इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर हो सके। चलिए, यहाँ से हम लोग का पहला जो प्रश्न है, यह प्रश्न है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया। यहाँ पर जो इसलिए किया गया क्योंकि, तो ये 26 जनवरी को ही संविधान लागू क्यों किया गया, ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, कांग्रेस ने जो है इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए जो है 26 जनवरी को ही संविधान को लागू करने का निर्णय लिया गया। और साथ ही साथ मैं आपको इसका डिस्कशन भी जो है कराते चलूँगा, ताकि आप लोग जो इसको और बेहतर तरीक़ों से समझ पाइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जो कि यहाँ पर जो है दिसंबर 1929 में पूर्ण राजस्व की घोषणा की गई, तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का जो है संकल्प लिया गया। और आज़ादी के पूर्व तथा 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया, तभी आपको प्रत्येक 15 अगस्त को तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना लगा। तो उसी के याद में यहाँ पर जो है स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी के तिथि को जो है अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और तब से जो है प्रत्येक 26 जनवरी को जो है हम लोग के भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में जो है मनाने का घोषणा लिया गया। ठीक, चलिए अगला यहाँ से दूसरा प्रश्न है। यह प्रश्न के भारतीय संविधान में शामिल है, भारतीय संविधान में क्या शामिल है? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ शामिल है। ठीक, चलिए यहाँ पर हम लोग का भारतीय संविधान में लगभग जो है 450 से अधिक जो अनुच्छेद है, परंतु ये कैसे सभी मूल अनुच्छेदों के साथ जो उपखंड है, जैसे कि क है, ख है, ग है, 1 2 3 करके ऐसे जोड़ने पर जो है ये 450 हो जाते हैं, लेकिन मूल रूप से जो है वो 395 ही अनुच्छेद हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का तीसरे नंबर है कि भारतीय संविधान में है क्या है? तो भारतीय संविधान में जो है 400 से अधिक जो है आर्टिकल्स यानी कि जो है अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न हम लोग का मिलान करने वाला है कि संघ, यहाँ पर जो संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक, तो ये जो संघीय सूची है इसमें 97 प्रविष्टियाँ है, लेकिन वर्तमान में भी हम बात करें तो 98 हो गया है। और राज्य सूची है तो राज्य सूची में जो आपका 66 प्रविष्टियाँ इसमें दिया गया है, लेकिन वर्तमान में जो है ये कम होकर के ये आपका कितना, ये वर्तमान में जो है 59 हो गया है। ठीक, और ये समवर्ती सूची है तो समवर्ती सूची में जो प्रविष्टियाँ यहाँ पर 47 दिया गया है, लेकिन वर्तमान में यह 52 हो गया है। कितना, वर्तमान में इसमें 52 हो गया है। ठीक, और ये 66 वाला जो है वर्तमान में 59 हो गया है, और 97 वाला ये कितना, ये आपको 98 हो गया है। ठीक, चलिए कुट भाषा में आपको देना है तो कुट भाषा में ऑप्शन जो है आप लोग वी को दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 5वें नंबर प्रश्न है। ठीक, प्रश्न कह रहा है कि निम्न शब्दों पर विचार करना है: समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। यहाँ पर जो धर्मनिरपेक्ष, सही शब्दों के विचारानुक्रम दीजिए। यहाँ पर जो विचारानुक्रम जो है सार देना है, तो इसमें हम लोग का सबसे पहले कौन सा होगा? देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग का होगा सार्वभौमिक, उसके बाद होगा समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, और उसके बाद हम लोग का प्रजातांत्रिक होगा। यानी कि ऑप्शन हम लोग का ए जो है इसमें आपका सही होगा। ठीक, चलिए छठा प्रश्न यहाँ से हम लोग का यह प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया था 42वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। ये जो 42वें संवैधानिक संशोधन है ये 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, यहाँ पर जो पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक,
अगला यहाँ से 7वां प्रश्न है कि यहाँ पर एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। संवैधानिक संशोधन के लिए जो है कैसा बहुमत चाहिए, तो इसके लिए जो है साधारण बहुमत चाहिए। ऑप्शन ए याद रखिएगा। यदि आप नए राज्यों के निर्माण के लिए संशोधन है तो आपको अनुच्छेद 368 के तहत जो है विशेष प्रक्रियाएँ होती है, जिसमें आपको जो है साधारण बहुमत आवश्यक होता है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 8वां प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। कौन कौन सा। पहला है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समता और अल्पसंख्यकों के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का जो संरक्षण। कौन जो है अधिकार प्राप्त नहीं है गैर नागरिकों को, तो न गैर नागरिकों को यहाँ से जो आपका भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार की जो स्वतंत्रता ये प्राप्त नहीं है, यानी कि ऑप्शन जो है ए और सी यहाँ पर जो आपका नहीं प्राप्त है गैर नागरिकों को, और ये जो दोनों है यहाँ पर प्राप्त है कि कानून के समक्ष समता और जीवन और जो है स्वतंत्रता का संरक्षण ये प्राप्त है। ऑप्शन हम लोग का सी से ए सही होगा, यानी कि ए और सी नहीं प्राप्त है। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 9 नंबर है कि उच्चतम न्यायालय की व्याख्या अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डॉट के तहत हर नागरिक का जो मौलिक कर्तव्य है। ये किस अनुच्छेद के तहत, तो यह जो है आपका अनुच्छेद 19 के ए, यहाँ पर जो 19 के ए के तहत जो है प्रत्येक नागरिक को ये मौलिक अधिकार है कि वो अपने जो है भवन यानी कि जो निजी छतों पर झंडा जो है वो फहरा सकता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का 10 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। तो शिक्षा का जो अधिकार है यह आपको 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। ठीक, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 2002 में हुआ था, इसके तहत जो संविधान के भाग 3 में नए अनुच्छेद यहाँ पर 21 का क जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य के जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इसी अनुक्रम में जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये 2009 में सांसद द्वारा पारित किया, जो कि आपको 1 अप्रैल 2010 में इसको लागू किया गया। ठीक, प्रश्न कि कब जोड़ा गया, ये लागू किया गया तो 1 अप्रैल 2010 को। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 11 नंबर है। देखिए यहाँ से ये प्रश्न 11 नंबर है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक मानव जो है अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसमें से देखिए मौलिक अधिकार यहाँ पर काम का अधिकार और मकान का अधिकार, ये दोनों मौलिक अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार ये आपका मौलिक अधिकार है। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर ए और सी जो है दोनों होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 12वें नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से कौन से जो सूचीबद्ध है। पहला है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता और छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर जो है मातृभाषा में शिक्षा। कौन सा होगा, इसमें हम लोग का राइट आंसर पहला, यानी कि समान कार्य के लिए जो समान वेतन और समान नागरिक संहिता ये जो आपका सूचीबद्ध है, और बाकी जो यहाँ पर 2 है ये नहीं है। हालांकि इसमें हम लोग का ऑप्शन जो है बी जो है सही होगा। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 13 नंबर जो प्रश्न है, कह रहे कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन, यहाँ पर जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन। कब हुआ था, ये 1946 में हुआ था। इसमें आपको जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 14 नंबर है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा जो है राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 15 नंबर है। यह प्रश्न है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद कौन होते हैं। यहाँ पर जो है राष्ट्रपति के पद पर जो कौन होते हैं, यदि पद खाली हो तो उनके स्थान पर हो सकते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश।
ऑप्शन आप लोग बी याद रखिएगा, उनके जगह पर जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद जो रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेंगे। तथापि यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं रहे तो उच्चतम न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश का ये उनके ना रहने पर जो है उसी न्यायालय के जो है वरिष्ठ न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है या फिर राष्ट्रपति के कृत्यों को जो संपादन करेंगे। देखिए यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश या उनके ना रहने पर जो है वरिष्ठ न्यायाधीश भी उसका जो है पद संभाल सकते हैं। अगला यहाँ से 16 नंबर प्रश्न है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय स्वतंत्रता के राष्ट्रपति के रूप में क्रम है कौन सा? तो उनका क्रम है 13वां। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 17 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो वह अधिनियम कौन सी क्रिया के बाद बनता है? वह आपको जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तो वह क्या है कि वह अधिनियम बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है 18 नंबर कि श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है। तो उनका जो क्रमांक है वो 13वां है। ऑप्शन आप लोग डी याद रखिएगा, उनका 13वां स्थान है। ये आपको 48वीं टू जो है 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में ये पूछा गया प्रश्न है। अगला यहाँ से 19 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान कौन होता है? तो इसके प्रधान जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 20 नंबर है। यह प्रश्न करें कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो यह अधिकार किसके पास है? यह अधिकार जो है अटॉर्नी जनरल के पास है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 21 नंबर प्रश्न है कि एक गैर सदस्य के रूप में सांसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है कौन? तो ये जो महान्यायवादी होते हैं ये भाग ले सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन हम लोग का सी होगा। अगला प्रश्न हम लोग का 22 नंबर है। यह प्रश्न कि एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार ... की अवधि के लिए जो अनुपस्थित रहता है। तो कितनी अवधि के लिए? वह यदि 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है सदन से तो उसके सीट को जो है घोषित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 23 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहे कि राज्यसभा में होते हैं। तो राज्यसभा में क्या होते हैं? इसमें जो है 250 सदस्य जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। अगला यहाँ से देखिए, यहाँ से संविधान के अनुच्छेद जो 80 के 1 के क ख में कहा गया है कि राज्यों के और संघ राज्य, यहाँ पर जो संघ राज्य क्षेत्रों को 238 के अधीन प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति द्वारा नामित निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों को मिलकर यहाँ पर राज्यसभा बनेगा। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का जो कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है यह समाप्त ना होने का विषय है। देखिए प्रश्न यहाँ से थोड़ा सा गहरा प्रश्न है कि हमारे संविधान के जो अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल तो ये यहाँ पर जो समाप्त होने का विषय नहीं है। देखिए यहाँ से हम लोग इसका व्याख्या देखते हैं। तो अनुच्छेद 83 के 1 के अनुसार राज्यसभा का जो विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 जो सदस्य होते हैं वह प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर जो है निवृत्त हो जाते हैं, यानी कि जिनको रिटायर कर दिया जाता है। और इस प्रकार जो है राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, इसके जो सदस्य होते हैं उनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस सभा का जो अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का जो सदस्य उसका जो सदस्य नहीं होता है, अध्यक्ष जो उसका सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न हम लोग का 26 नंबर है, करें कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष पूछा गया है तो उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 27 नंबर है। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा जो है सही नहीं है?
निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये कथन गलत है। देखिए यहाँ पर जो धन विधेयक के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 109 के 1 के अनुसार ये धन विधेयक राज्यसभा में पूर्व स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही यह अनुच्छेद जो 109 के 2 में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन की अवधि में पारित करना होगा और साथ ही राज्यसभा सिफारिशों सहित जो विधेयक लोकसभा को 14 दिनों में वापस करेगी। इससे ज्ञात होता है कि राज्यसभा धन संबंधी मामलों में शक्तिहीन है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 28 नंबर प्रश्न है कि धन विधेयक पेश की जा सकती है। यहाँ पर ये पेश किया जा सकता है तो केवल लोकसभा में, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि लेखानुदान बना है। लेखानुदान जो बना है आपको बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु ये लेखानुदान बना है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 30 नंबर प्रश्न है। प्रश्न करें कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति जो अपनी रिपोर्ट जो है किसे प्रस्तुत करती है? तो यह लोकसभा के स्पीकर को ये प्रस्तुत करती है। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का 31 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है। देखिए इन चारों में से जो है कौन सा एक सही नहीं है? तो हम लोग का इसमें जो है कि सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी में है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़े अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अर्थात यहाँ पर जो है अदालत की सुनवाई कर सकता है। ठीक, चलिए ये जो ऑप्शन हम लोग का है ये गलत है, यानी कि सही नहीं है। बाकी जो 3 है ये सही है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन ये 1950 में हुआ। अगला पॉइंट 32 नंबर है करें कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष और यहाँ पर जो संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो संवैधानिक प्रमुख जो होता है वह राज्यपाल होते हैं। ठीक, संविधान के जो है अनुच्छेद 154 के 1 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसके यहाँ पर जो जिसका प्रयोग वह इसी संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। अगला 33 नंबर प्रश्न है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है किसको? तो वह जो है अपना त्याग पत्र संबोधित करते हैं राष्ट्रपति को। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का 34 नंबर है कि भारत में चलित न्यायालय इसका यहाँ पर जो मानस पुत्र है, किसका मानस पुत्र है जी? तो ये मानस पुत्र है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। मोबाइल कोर्ट जो है ये मानस पुत्र है APJ अब्दुल कलाम का। अगला यहाँ से प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो ये अनुच्छेद 352 के तहत ये घोषणा की जा सकती है। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का 36 नंबर प्रश्न है कि केंद्र और राज्य के व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम जो उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कौन से संविधान संशोधन में? तो ये किया गया था 61वें संविधान संशोधन जो कि ये 1989 में हुआ था। इसके तहत जो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 37 नंबर है कि आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दी गई। तो ये कौन से संविधान संशोधन में? 61वें संविधान संशोधन में भी हम लोगों ने इसका देखा। 38 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है कितने? तो ये 18 है। अगला पॉइंट यहाँ से देखिए, यहाँ पर 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 से पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की जो संख्या थी वह 18 थी, जो इस संशोधन के बाद कितना 22 हो गई। 39 नंबर प्रश्न है कि CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया। तो ये सुझाव दिया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 40 नंबर है। कह रहे कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है? तो बड़े देशों के लिए आदर्श, बड़े देशों के लिए जो है आदर्श, ये व्याख्या आपका सही नहीं है। बाकी जो 3 है वो सही है। अगला यहाँ से 41 नंबर प्रश्न है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो ये किया गया था बलवंत राय मेहता के द्वारा। प्रश्न है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की जो सिफारिश है ये किसने की थी? तो ये बलवंत राय मेहता के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न हम लोग का है कि अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से सिफारिश की किसकी? तो इनके द्वारा जो है पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की जो है सिफारिश की गई। अगला यहाँ से 43 नंबर प्रश्न है कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। तो ये ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति है ये प्रशासनिक प्राधिकरण है। 44 नंबर प्रश्न है कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बड़ी पंचायत समिति केवल है कितनी? तो ये केवल जो है आपका प्रशासनिक प्राधिकारी है। प्रश्न है कि भारत में जो ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति है वो केवल कैसी है? तो वह प्रशासनिक प्राधिकारी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 45 नंबर है कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जो जातियों की संख्या कितनी है? तो अब जो है इसकी संख्या है आपका 1206। चलिए यहाँ पर हम लोग का देखिए यहाँ से कि 14 अगस्त 2007 को संसद के द्वारा जो भारतीय संविधान में संशोधन के बाद अब अनुसूचित जाति की जो है सूची में अनुसूचित जातियों की जो संख्या है ये 1206 हो गई है। अगला यहाँ से 40 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो अस्थायी सदस्य देखिए यहाँ पर जर्मनी जो है इसका अस्थायी सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। वह अस्थायी कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है, फ्रांस है और चीन है। बाकी जो 10 देश हैं वो आपका 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 47 नंबर है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ है यहाँ पर जो है मानव अधिकारों के संरक्षण से यह जुड़ा हुआ है। अगला यहाँ से 48 नंबर प्रश्न है कि चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो उस एजेंसी का नाम है न्यू चाइना न्यू एजेंसी। चीन की समाचार एजेंसी का नाम है न्यू चाइना न्यू एजेंसी। अगला यहाँ से 49 नंबर प्रश्न है कि किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? देखिए येलो बुक जो है ये फ्रांस की रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। 50 नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1987 में कहाँ हुई थी? तो ये वह था बेंगलुरु में। भारत के प्रथम जो है ये विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना जो है अगस्त 1987 में बेंगलुरु में की गई थी। अगला प्रश्न है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में किया गया था। बीएसएफ का जो गठन है ये 1 दिसंबर 1965 में, यहाँ पर बीएसएफ का फुल फॉर्म ही होता है सीमा सुरक्षा बल, किया गया, जो भारत तथा पड़ोसी देशों के बीच यहाँ पर जो है पड़ोसी देशों की सीमाओं पर तैनात किए जाते हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया। तो इसको जो है 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान के द्वारा जो है अंगीकृत किया गया। अगला प्रश्न यहाँ से 53 नंबर है। प्रश्न करें कि भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो यह अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के जो 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान यानी कि जो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। 55 नंबर प्रश्न हम लोग का है। यह प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा जो क्रम सही है?
कौन सा क्रम पूछा गया सही है। तो इसमें से हम लोग का देखिए सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, यहाँ से हम लोग का ऑप्शन जो है डी हम लोग का सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 56 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को किस रूप में जो है घोषित किया गया है। तो भारत को इसमें घोषित किया गया है एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र के रूप में भारत को परिभाषित किया गया है, घोषित किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो ये आरंभ होती है हम भारत के शब्दों से। यहाँ पर जो है हम भारत के लोग जो है शब्दों से हम लोग का जो है भारत के लौकिक सार्वभौमिकता, क्योंकि जो है संवैधानिक की प्रस्तावना आरंभ होती है तो हम भारत के लोगों से ये आरंभ होती है प्रस्तावना। अगला ये देखिए यहाँ पर हम लोग का है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो है हम भारत के लोगों शब्दों से शुरू होती है, अतः हम भारत के लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है कि जनता शक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। 58 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। ये भारत में प्रजातंत्र इसी तथ्य पर आधारित है। अगला प्रश्न हम लोग का 59 नंबर है कि भारतीय संविधान की जो प्रकृति क्या है। तो ये प्रकृति जो है प्राकृतिक में संधीय किंतु भावना में एकात्मक है। प्राकृतिक में संधीय है किंतु भावना में जो है वो एकात्मक है। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न जो है 60 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की जो है 10वीं अनुसूची का संबंध है किससे। तो ये दल बदल विरोधी कानून से। ये जो दल बदल विरोधी कानून है इसे 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 में जो है जोड़ा गया था। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग का 59 नंबर प्रश्न हो गया है। चलिए 61 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि भूमि सुधार डॉट के विषयों के अंतर्गत है। तो ये आपको राज्य सूची के जो विषयों के अंतर्गत आपका भूमि सुधार आता है। अगला पॉइंट 62 नंबर है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ये आपको देखिए भारतीय नागरिकता जो है भारतीय बैंकों में धन जमा करके जो नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। यदि आपको भारतीय नागरिकता प्राप्त करना है तो ये जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा और किसी भूभाग के यहाँ पर जो सम्मेलन द्वारा ये प्राप्त की जा सकती है। इसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है 1955 कहता है कि बाद में जो है संशोधित, इससे यानी कि जो है बाद में संशोधित द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीके से प्राप्त की जा सकती है। कैसे? तो जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा और रजिस्ट्री के द्वारा। ये जो भारतीय बैंक में धन जमा करने का जो वाणिज्यिक व्यवहार है यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। अगला 63 नंबर प्रश्न है कि नागरिकता संशोधन कानून ये कब पारित हुआ। तो यह पारित हुआ 11 दिसंबर 2019 को। यहाँ पर देख लीजिए नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया एवं उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा जो है पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की और यह विधेयक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है 2019 लागू हो गया। ठीक, कब से लागू हुआ? 10 जनवरी 2020 से। अगला प्रश्न है 64 नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए जो है एक न्याय तंत्र है। ये विधि नियम का अर्थ होता है, मतलब होता है। ऑप्शन ए करेक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से 65 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो यह शक्ति किसको दी गई है? यह शक्ति दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग का 66 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में
किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। ठीक, ये जो मौलिक अधिकार है ये भाग 3 में 12 से जो 35 अनुच्छेद तक है ये मौलिक अधिकारों को वर्णन करती है। अगला यहाँ से हम लोग का 67 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान व निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित? देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता से जो अनुच्छेद 19 है वह संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 का ए का क जो है यह वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। अगला प्रश्न 68 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है मूलभूत अधिकार नहीं है? देखिए, यहाँ पर जो संपत्ति का अधिकार है ये मूलभूत अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, जो कि 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसे मूल अधिकारों से हटा करके अनुच्छेद 300 के कम में शामिल करके केवल जो है विधिक या फिर कानूनी अधिकारी से बना दिया गया है। किसको? संपत्ति के अधिकार को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? किसको? तो ये जो अधिकार परीक्षा है इसको जो पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का 70 नंबर है। ये प्रश्न कह रहा है कि एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। एक कल्याणकारी राज्य का जो आदर्श ये वर्णित है तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। अगला 71 नंबर प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो यह व्यवस्था की गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है राज्य प्रणाली की। अगला प्रश्न हम लोग का 72 नंबर है, कह रहे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो ये मौलिक अधिकार से भिन्न है क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि जो मौलिक अधिकार है ये परिवर्तनीय है। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का 75 नंबर है कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। तो ये निर्धारित किया गया है जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। 74 नंबर प्रश्न हम लोग का कि 42वें संवैधानिक संशोधन के 10 आचार यहाँ पर जो 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ से 75 नंबर है। ये प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से भारत में जो है मौलिक कर्तव्य को यहाँ पर जो मौलिक कर्तव्य कौन सा है पूछा गया है। तो ये जो हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को जो संरक्षित करना ये आपका मौलिक कर्तव्य है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से 76 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न करे कि राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति यहाँ पर हम लोग का राइट आंसर होगा ये सांसद का हिस्सा होता है। ठीक, राष्ट्रपति जो होता है वह सांसद का हिस्सा होता है। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 77 नंबर है। देखिए ये प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव ये किया जाता है। तो देखिए भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह एकल हस्ताक्षरीय मत प्रणाली के द्वारा और अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा ये किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के 3 के अनुसार राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अनुपातिक के प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार और एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा होता है। अतः इसमें से हम लोग का बी और सी जो होगा ये दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जाता है, यहाँ पर सौंपा जा सकता है किसको? तो ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो उसके पद से जो है सांसद के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला 80 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति हैं। भारत के पूछा गया कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? उच्चतम सेवा जो है
यहाँ पर उच्चतम जो है नागरिक सेवा अधिकारी कौन है, तो वह है मंत्रिमंडल सचिव। केंद्र सरकार में उच्चतम जो है नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। वे सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेनाध्यक्ष होते हैं। ये यहाँ पर जो है ये भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारत सरकार के नागरिक सेवा के प्रमुख होते हैं। अगला पॉइंट 82 नंबर है कि भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है, तो इसको निहित किया गया है भारत के राष्ट्रपति में। यहाँ पर जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय यहाँ पर आपातकाल की जो घोषणा कर सकते हैं, तो वह कैसे, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, जैसे कि हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर, इन सभी के आधार पर जो है भारत में राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगला प्रश्न 84 नंबर है कि प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो यह गवर्नर यानी कि जो है राज्यपाल की सलाह पर देश में जो है राज्य में जो है यहाँ पर पूछा गया कि राज्य में, तो गवर्नर के जो है सलाह से राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया जा सकता है। यह 356 के अनुसार, ये भी याद रखिएगा, यह अनुच्छेद जो है 356 के अनुसार। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, किसका, तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का जो है ये अधिकार नहीं देता है। अगला प्रश्न हम लोग का 86 नंबर है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, यह राष्ट्रपति को शक्ति अधिकार जो है प्राप्त नहीं है। अगला 87 नंबर प्रश्न हम लोग का कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो बिहार से थे। प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे तो वह बिहार से थे, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि कौन सा जो है कथन असत्य है। देखिए इसमें से देखना है कि कौन सा जो कथन है असत्य है। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। राष्ट्रपति पद के लिए जो है प्रत्याशी की आयु जो है कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो सभापति बनता है और भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये 3 स्टेटमेंट सही है, बल्कि जो ऑप्शन तीसरा है ये गलत है। चलिए अगला पॉइंट यहाँ से 89 नंबर है कि राज्यसभा का सभापति कौन है, तो इसके सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 64 तथा अनुच्छेद 89 के अनुसार जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, तो ये केंद्र सरकार का मुख्य है। अगला प्रश्न 91 नंबर है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो ये केवल जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 75 के 2 के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति यहाँ पर जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति, तो ये जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं 92 का। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका ... के अधीन रहकर कार्य करती है, तो ये आपको जो है विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो कार्यपालिका है ये विधायिका के अधीन रह कर के कार्य करती है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 94 नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सही है, कौन सा व्यक्ति सही है। तो देखिए इसमें हम लोग का कि विधायिका जो है न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही, ये गलत है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही, ये भी गलत है। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, गलत है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही है, ये भी गलत है। उपयुक्त में से हम लोग का इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक, देखिए थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धति होती है। ठीक,
शासन प्रणाली की सामान्यतः जो है दो पद्धति होती है, सांसदीय और अध्यक्षीय। भारत में जो ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए सांसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। सांसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं। पॉइंट है कि व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका जो है ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा जो है नियंत्रित होती है तथा राष्ट्रपति जो होते हैं वह न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही नहीं होते हैं। ऑप्शन में दिया गया था कि जवाबदेही होते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि नहीं होते हैं, अतः विकल्प हम लोग का ई जो है उत्तर जो है सही होगा। ठीक, इनमें से कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 95 नंबर है कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो वह जवाबदेह होते हैं लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो ये 75, यहाँ पर जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चूँकि प्रधानमंत्री के प्रमुख होते हैं अतः वे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 96 नंबर है कि यहाँ पर संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह प्रयोग हुआ है कौन से अनुच्छेद में? तो यह प्रयोग हुआ है अनुच्छेद 352 में। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का जो प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 में खंड 3 में किया गया है। इसके अनुसार जो है राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेंगे जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से सूचित करता है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 101 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा का नेता कौन है? लोकसभा का नेता कौन है? तो प्रधानमंत्री है। ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, चूंकि अनुच्छेद जो है 75 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है, अतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के साथ साथ प्रधानमंत्री को जो है पूरी लोकसभा का नेता माना जाता है। अगला प्रश्न 102 नंबर है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए जो है किसी व्यक्ति को जो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ से लोकसभा की बात हो रही है तो आपको जो है 25 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। यही आपका जो है राज्यसभा की बात हो जाए तो वह 30 वर्ष होना जरूरी है। ये अनुच्छेद ख में यहाँ पर जो अनुच्छेद 84 के ख के अनुसार ये वर्णित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 103 नंबर है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो उससे 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट 104 नंबर है कि संसद सदस्य बनने हैं तो न्यूनतम उम्र क्या है? तो वह न्यूनतम उम्र जो होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न हम लोग का है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो। तो यदि उसे प्राप्त ना हो इसमें से देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं, यह हम लोग का यदि उसे प्राप्त ना हो 1/6 भाग जो है प्राप्त ना हो। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा जो है 158 के तहत चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है तब वह उम्मीदवार की जो जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठता है। अगला 106 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक जो है यथावत रहेगा? तो यह यथावत रहेगा 2026 तक। अगला प्रश्न है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का जो है आवंटन आधारित है। तो यह आवंटन जो आधारित है अनुच्छेद यहाँ पर जो है 1971 के जनगणना पर ये आवंटित किया गया है। अगला 8वां प्रश्न है, प्रश्न कह रहे कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो इसमें से हम लोग का हिमाचल प्रदेश में जो है विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिक है।
109 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के, यहाँ पर जो आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की जो शक्ति किसके पास है? तो यह शक्ति है भारत के राष्ट्रपति के पास। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का जो प्रावधान किया गया था? तो यह प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 330 के तहत। अगला प्रश्न 111 नंबर है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। तो ये कैसे भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो ये आपको जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है मंत्री परिषद की जो है सलाह पर भंग किया जा सकता है। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो कम से कम जो है वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। यह अनुच्छेद 85 के एक अनुसार लोकसभा की जो एकमात्र, यहाँ पर लोकसभा की एकमात्र यहाँ पर एक सत्र है, ठीक है, एकमात्र नहीं है, एक सत्र की जो अंतिम बैठक और आगामी सत्र की जो है प्रथम बैठक के बीच जो ये 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से कम जो वर्ष में 2 बार जो सत्र बुलाए जाते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो ये जो उत्तर प्रदेश है सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखिए, उत्तर प्रदेश जो है लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है। विकल्पों में जो दिए गए राज्यों की लोकसभा में सदस्य संख्या इस प्रकार है: बिहार में 40, मध्य प्रदेश में 29, पश्चिम बंगाल में 42 और उत्तर प्रदेश में 80। 15 नंबर प्रश्न है कि जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे पर, यहाँ पर जो तीसरे दर्जे पर है, तो दूसरे पर बिहार, तीसरे पर महाराष्ट्र है। अगला यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग का है कि प्रश्नकाल के समय 3 नए राज्य नहीं बन, यहाँ पर जो प्रश्नकाल के समय जो है 3 नए राज्य नहीं बने थे। उस समय बिहार में लोकसभा सीटों की जो संख्या थी वो 54 तथा महाराष्ट्र में 48। वर्ष 2000 में 3 नए राज्यों के गठन के साथ राज्यों में परिवर्तन है। अब जो है स्थिति इस प्रकार है कि लोकसभा में जो प्रथम स्थान पर 80 सीट लेकर के उत्तर प्रदेश, द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र जो है ये 48 सीट लेकर के, तृतीय स्थान पर जो है पश्चिम बंगाल ये 42 सीट लेकर के, मध्य प्रदेश 29, तमिलनाडु 39 और बिहार जो है 40 सीट लिया हुआ है। अगला प्रश्न 116 नंबर है। प्रश्न कह रहे हैं कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो ये 1952 में हुआ था। लोकसभा का जो प्रथम आम चुनाव है ये 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी जो है 1952 के मध्य हुआ और यह चुनाव 482 सीटों के लिए हुआ। लोकसभा का जो प्रथम अधिवेशन ये कब हुआ था? तो 13 मई 1952 को हुआ। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? तो यह किया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, ये 6 वर्ष के लिए जो है चुने जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? तो क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको जो है अस्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा को भंग करने का जो अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह अधिकार जो है इनमें से कोई नहीं है। देखिए हम लोग का राइट आंसर होगा कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अतः इसे भंग नहीं किया जा सकता है। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा और अतः विकल्पों में दिए गए सभी अधिकारों के लिए इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान व व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का 23 नंबर है कि लोकसभा के स्पीकर का जो निर्वाचन होता है कैसे? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा जो है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किया जाता है, चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो ये वर्तमान उपाध्यक्ष यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा। 1999 में लोकसभा के जो उपाध्यक्ष PM सईद थे। कौन थे? PM सईद थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सांसद के दो सत्रों के बीच जो है यहाँ पर जो अधिकांधिक जो है अंतराल होना चाहिए। तो ये अंतराल जो है 6 महीने का होना चाहिए। प्रश्न है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो शून्यकाल का अर्थ देखिए, इसमें से हम लोग का चारों में से कोई नहीं होगा। शून्यकाल किसे कहते हैं और आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए अब प्रश्नकाल और सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले के समय का लोकप्रिय नाम जो है वो शून्यकाल है। चूँकि यह मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है, इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा में कथित शून्यकाल में मामले उठाने के लिए जो है सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह 10 बजे से पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्टता बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं। सभा में ऐसे मामलों को उठाने या न उठाने की जो अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को जो औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है, अतः दिए गए प्रश्न में कोई भी विकल्प इसका जो है सही नहीं है। ठीक, चलिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिए ये प्रश्नकाल किसे कहते हैं और ये कब जो है मामला उठाया जाता है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि आम आदमी पार्टी क्या है? तो देखिए जो आम आदमी पार्टी है यह एक राज्य पार्टी है। इसमें से हम लोग का कौन सा होगा? ऑप्शन ए सही होगा कि हम लोग का देखिए ये जो प्रश्न है ये आपको 65वीं BPSC 2019 में पूछा गया था। और इसमें जो क्या किया गया है कि जो आपका ये बोर्ड है, बोर्ड की तरफ से जो ऑप्शन ए को जो है सही किया गया है। लेकिन इसके पीछे भी कुछ रीज़न है जो कि आपको इसको थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ना होगा। देखिए निर्वाचन आयोग जो है निर्वाचन के प्रयोजन हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उसकी चुनाव निष्पादन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है। अन्य दलों को केवल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल घोषित किया जाता है। राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए जो है निम्नलिखित अर्हताएँ पूर्ण करना पड़ता है, जो इस प्रकार है। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं 1 2 3 4 और यहाँ से हम लोग का ये जो है देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो ये आपका ई जो आंसर दिया गया है इस बुक में यह आपको पब्लिकेशन की तरफ से दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो ए ऑप्शन दिया गया है वह ऑप्शन दिया गया है आपका बोर्ड की तरफ से। तो हम लोग जो है बोर्ड को ही सही मानेंगे और इसमें हम लोग जो है ऑप्शन ए याद रखिएगा कि आम आदमी जो पार्टी है एक राज्य पार्टी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 28 नंबर है कि संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, यह जो आयोजित होता है पहला है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, दूसरा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए, तीसरा है कि संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए और चौथा जो है यह एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। कौन सा होगा? इसमें हम लोग का जो राइट आंसर होगा केवल चौथा सही है कि ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। ठीक, ऑप्शन आप लोग जो है केवल डी लगा लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन जो है सर्वोच्च है? तो संविधान जो है सर्वोच्च है। दिल्ली है क्या है? दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है।
अगला प्रश्न हम लोग का है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था कब? तो यह आपको 35वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत, ये कब हुआ था? 1974 में ये सिक्किम को बनाया गया। बिहार को काट करके एक पृथक वन, यहाँ पर जो वनांचल राज्य का जो है बनाना संभव है। प्रश्न है कि बिहार को काट कर एक पृथक वनांचल राज्य का बनाना संभव है? तो इनमें से हम लोग का कोई नहीं होगा। देखिए इसका हम लोग डिस्कस देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें डिस्कस दिया गया कि राज्यों का निर्माण करने के लिए अधिकार अनुच्छेद जो है 3 के अनुसार संसदीय सांसद का है, और अतः बिहार को काटकर जो है पृथक वनांचल राज्य का बनाना सांसद के प्रावधानों द्वारा ये संभव है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? संभव है, बनाया जा सकता है काट करके। अगला प्रश्न हम लोग का है कि संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं MN, यहाँ पर जो वेंकट चेलैया हैं। कौन? MN वेंकट चेलैया हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है, यहाँ पर डिस्कशन में दिया गया है क्या कि संविधान समीक्षा आयोग का जो गठन है ये फरवरी 2000 में किया गया, और आयोग के अध्यक्ष जो थे जस्टिस MN वेंकट चेलैया थे, और आयोग ने जो है अपनी रिपोर्ट 31 मार्च 2002 को पेश की। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कब? तो ये भारतीय संविधान के द्वारा हुई थी। 135 नंबर प्रश्न के भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा हम लोग का डाउट है। ठीक है, इसका मैं आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दूंगा, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स एक बार चेक कर लीजिएगा। प्रश्न 135 नंबर है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो स्वीकृति क्षमता है वो क्या है? 24 है, 20 है, 18 है, 9 है? यदि आपको आंसर याद हो तो इसका आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हालांकि मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा कमेंट में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो यह शक्ति सांसद के पास है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति है वो सांसद के पास है। ध्यातव्य है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या विहित करने का जो अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो उम्र क्या है? तो वह 65 वर्ष होती है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख कर दे सकता है? तो यह राष्ट्रपति को लिख करके दे सकता है। अगला प्रश्न हम लोग का 40 नंबर है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है, यहाँ पर अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, ये पुनर्विलोकन का अर्थ है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 141 नंबर है कि राज्य सरकार का जो है कार्यकारी अध्यक्ष वैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्यपाल है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? तो यह नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? यह नियुक्त किया जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन से याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। ये आपको जो है 64वीं BPSC 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है क्या? राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, पहला है कि विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधान सभा एवं विधान परिषद, विधान सभा एवं राज्यपाल, राज्यपाल, विधान सभा एवं विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। तो अपना उत्तर निम्नलिखित कोट में से देना है, कौन सा कोट सही होगा? तो देखिए इसमें से हम लोग का सही होगा कि राज्य विधान सभा एवं विधान परिषद जहाँ जो इसका अस्तित्व है, यानी कि हम लोग का ऑप्शन केवल डी ही जो हम लोग का सत्य विधायिका में सम्मिलित है। ठीक, चलिए कोट भाषा में आपको देना था तो ये ऑप्शन डी दे दीजिएगा। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 44 नंबर है। प्रश्न करें कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया
ऐसा करने में वे उन अधिकारों का जो है उपयोग कर रहे हैं, यहाँ पर जो उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। तो ये निहित है हम लोग का अनुच्छेद 175 के 2 के द्वारा, ठीक। यहाँ पर ये अनुच्छेद जो है 175 में 2 के द्वारा यह निहित है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान पालिका परिषद जो होता है वो उच्च सदन होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि किसी राज्य में विधान परिषद की जो संरचना अथवा विघटन किया जाता है, यहाँ पर जो विघटन किया जा सकता है कैसे? तो यह किया जा सकता है केंद्रीय संसद के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित राज्यों में कहीं विधान परिषद है। सो यहाँ पर कहाँ जो है विधान परिषद है? केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार। तो केवल बिहार में ही जो है विधान परिषद है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो ये अनुच्छेद 170 जो है ये प्रस्तुत करता है, ठीक। अगला प्रश्न यहाँ से 149 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर पद त्यागना चाहे तो अपना त्याग पत्र देना चाहिए किसको? तो उन्हें अपना त्याग पत्र जो उपाध्यक्ष को देना चाहिए, यह संविधान के अनुच्छेद 179 के अनुसार है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस उच्च न्यायालय के, यहाँ पर जो प्रश्न है कि किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार जो है तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? यह किस उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार जो है तलाक कहने से तलाक होने वाला जो गैर कानूनी है वो आपका ये गैर कानूनी है? तो यह कहा गया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 151 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो वह गुवाहाटी और मुंबई जो है एक से अधिक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 52 नंबर है, कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी कि लखनऊ लखनऊ न्यायपीठ है के समक्ष है, यह प्रकार है किसका? तो ये जो है स्वत्वाधिकार मुकदमा, यहाँ पर जो मुकदमा का प्रकार है। यहाँ से देखिए ये बाबरी मस्जिद और जो राम जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष जो है यहाँ पर जो स्वत्वाधिकार मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें से 2 समुदायों ने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की जमीन व संपत्ति पर जो है अपने दावे पेश किए हैं। ये प्रश्न जो है पुराना है, इसलिए आपको जो है ये उस टाइप से प्रश्न पूछा गया। ये आपको 2001-2 में ये आपको 45वें बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो 153 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 324 है यह निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संसदीय, यहाँ पर जो है संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो यह प्रदान करता है अनुच्छेद 13। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 55 नंबर है। यह प्रश्न के निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो ये जो शिक्षा का विषय है वो समवर्ती सूची में शामिल है। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का जो है गठन प्रावधान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग का गठन का जो है प्रावधान किया गया है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य कर, यहाँ पर जो है यह प्रश्न है 156 का डिटेल्स दिया गया है कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण पर जो सिफारिशें देने के लिए जो संवैधानिक अनुच्छेद 280 के तहत जो है राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का जो है गठन किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है किससे? तो ये केंद्र एवं राज्यों के बीच
वित्त से ये संबंध रखता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में संघीय वित्त आयोग राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त के संबंध रखता है। यह दोनों के मध्य एक एवं अनुदानों के बारे में विभाजन के सिद्धांत के बारे में सुझाव देता है। ठीक, 58 नंबर प्रश्न है कि योजना आयोग का स्थापना हुई थी कब? यह हुआ था 15 मार्च 1950 को। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 59 नंबर है कि उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिले जुले केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। तो वह है तेलुगु देशम पार्टी। प्रश्न है कि उस राजनीतिक दल का नाम बताना है, तो वह तेलुगु देशम पार्टी। चलिए अगला प्रश्न 60वें नंबर है। यह प्रश्न है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो यह है चुनाव आयोग को। अगला प्रश्न हम लोग का 161 नंबर है। यह प्रश्न है कि भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम यह 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। दूसरा है कि राजनीतिक दलों का जो पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। तीसरा है कि राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। और चौथा जो स्टेटमेंट है कि 1919 के आम चुनाव में यहाँ पर 1999 है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा सामान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। तो इसमें से कथनों पर विचार करना है और आपको दिया गया कि कौन से जो कथन आपको यहाँ पर सम्मिलित है। तो हम लोग का चारों जो कथन है इसमें सम्मिलित है। ऑप्शन हम लोग का इसमें डी जो होगा वो सत्य है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 162 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष जो है सरकारिया आयोग जिससे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? कब? यह प्रतिवेदन 1987 में जमा किया था सरकारिया आयोग। अगला यहाँ से हम लोग का 63 नंबर प्रश्न है कि पंचायत के चुनाव कराने हैं तो निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। देखिए पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य की सूची की प्रविष्ट 5 का विषय माना गया है। संविधान के विषय यहाँ पर जो संविधान के अनुच्छेद जो 40 में पंचायतों के संबंधों में राज्यों को कानूनी बनाने यहाँ पर जो कानून बनाने का अधिकार दिया गया है और इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है। इसके गठन तथा चुनाव कराने का जो अधिकार राज्यों को ही है। पंचायती राज विषय है तो ये आपको राज्य की सूची पर विषय है। ठीक, पंचायती राज यहाँ पर प्रश्न है कि पंचायती राज विषय है तो यह राज्य की सूची पर विषय है। अगला पॉइंट 65 नंबर है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो यह दी गई है अनुच्छेद 243 के जी के तहत। अगला प्रश्न हम लोग का 166 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो ग्राम पंचायत का जो निर्माण है गठन है यह हुआ था किसके तहत? यह आपको पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 67 नंबर है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो यह अनुच्छेद 40 देता है। अगला प्रश्न 68 नंबर है। यह प्रश्न के निम्न में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए जो है राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो वह अनुच्छेद 40 देता है। चलिए अगला प्रश्न 69 नंबर है। यह प्रश्न है कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो इसकी विशेषताएं हैं इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। इसका लक्ष्य गाँव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना और जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में जो कुछ सांसद है यहाँ पर जो सांसद होते हैं तो इनमें से सभी जो होगा ये पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ हैं।
पंचायती राज के जो है त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं क्या क्या, तो इसमें जो है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 स्तरीय प्रणाली आते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है, तो ग्रामवासियों में शक्ति का जो है विकेंद्रीकरण करना ही पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। 80 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न के निम्नलिखित में से किस कमेटी या फिर आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, तो यह किया गया था अशोक मेहता कमेटी के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ से 81 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो ये जो आपका सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव है, ये स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 82 नंबर है कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है, तो यह राज्य सूची में है। अगला प्रश्न यहाँ से 83 नंबर देख लीजिए। यह प्रश्न है कि किस राज्य या फिर किन राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के लिए यहाँ पर 50% आरक्षण का वैध है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश, ये कहाँ वैध किया गया है, हम लोग का राइट आंसर होगा यह वैध किया गया है चारों राज्यों में। ठीक, स्त्रियों के लिए जो है 50% जो है आरक्षण वैध किया गया है। ऑप्शन हम लोग का डी सही होगा उसमें। और अगला प्रश्न यहाँ से 84 नंबर है, यह प्रश्न है कि किन राज्य सरकार ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का जो है आरक्षण 50% कर दिया है, तो यह कर दिया गया है बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई, तो यह हुआ था आपका 64वां संवैधानिक संशोधन बिल से हुआ था। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 86 नंबर है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ, तो यह प्राप्त हुआ किसके तहत पूछा गया है, तो ये आपको 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत प्राप्त हुआ। संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है किससे, तो ये पंचायत राज प्रणाली से। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, तो न्यायिक पुनर्वीक्षण जो है यह पंचायती राज संस्थाओं के शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। अगला यहाँ से 89 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, किस में लाया जा सकता है, या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में विधेयक लाया जा सकता है। अगला 90 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया कब, तो यह लाया गया 1951 में। यहाँ से 91 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है, तो ये 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, छोटा संविधान के नाम से। अगला प्रश्न है कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे, तो काका साहेब कलेलकर। पूछा गया कि पिछड़ी जो जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे, तो काका साहेब कलेलकर थे। अगला 93 नंबर प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो यह नियुक्त किया जाता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 94 नंबर है कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का जो संस्करण क्या है, तो इसका संस्करण है M3। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है, तो वरीयता क्रम में पूछा गया पहले कौन आता है, तो इसमें हम लोग का जो है उपयुक्त में से इनमें से जो है कोई नहीं होगा। देखिए वरीयता क्रम में जो यूपीएससी का अध्यक्ष है मुख्य
चुनाव आयुक्त है और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है, ये तीनों एक समान के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो है आपको यह एक क्रम में आते हैं। यह अनुच्छेद जो है 9 के क में रखा गया है, जबकि यह जो आपका उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यह आपको 14वें तथा ये आपको 17वें क्रम पर रखे जाएंगे। तो इसलिए हम लोग का इनमें से जो है ऑप्शन कोई नहीं होगा। ठीक है, आंसर जो इसका देख लीजिए, यहाँ दिया गया है कि वरीयता अनुक्रम केंद्र एवं राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक एवं ऑर्डर से संबंधित है। ठीक, इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई, जिसके अनुसार जो संघ लोक के सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है यानी कि यूपीएससी मुख्य यहाँ पर यूपीएससी और मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि सीईसी तथा भारत के जो नियंत्रण और महालेखा परीक्षक ये सीएजी को वरीयता क्रम के यहाँ पर जो वरीयता क्रम में एक समान जो है 9 के क रखा गया है। जबकि यहाँ पर उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश को अपने न्यायिक क्षेत्र में 14वें क्रम यहाँ पर जो 14वें तथा उनके बाहर जो 17वें क्रम पर रखा गया है। तो हम लोग का इसमें से ऑप्शन जो है ये जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है 195 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। और ये जो प्रश्न थे आपका यह 1992 से लेकर के 2020 तक के जितने भी प्रश्न आपको जो है बीपीएससी के द्वारा पूछे गए थे, उन सारे प्रश्नों को मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया, जो कि यह राज्य व्यवस्था से था। और अगला जो वीडियो है आपको वो भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल को जो है कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।